हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। चलिए दोस्तों, कुछ सब्जेक्टिव सवाल हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को पता है तो अच्छा है, रिवीजन कर लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। और सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने उठाया है, पिछले 4-5 सालों क्वेश्चन जो ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, इसको नहीं पता, जिसको पता है और इसको नहीं पता एक बार देख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए, एग्जाम में जाकर लिख पाइएगा। देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो कि वायुमंडल में बहुत सारे धुलकण होते हैं। वायुमंडल धुलकण नहीं होता, धूला बहुत उड़ता है ना, धुलकण बहुत सारे होते हैं, जिसके कारण तारों से आने वाली प्रकाश का वायुमंडल में लगातार अपवर्तन होता है। देखो ये धुलकण, इस क्या, ये धुलकण है। तो मान लो वायुमंडल में जो तारे से प्रकाश आ रहा है, ये क्या इससे टकराएगा तो मुड़ जाएगा, इससे टकराया फिर मुड़ गया, टकराया फिर मुड़ गया, इस प्रकार मुड़ते 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 हमारी आंखों तक पहुंचता है। लगातार अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बस याद रखना, तारे जो टिमटिमाने का मेन कारण है ना दोस्तों, वो क्या है? अपवर्तन। जो प्रकाश का अपवर्तन लगातार होते रहता है ना, धुलकण से टकरा करके लगातार अपवर्तन होते रहता है, उसी कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपतनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है, इसलिए प्रकाश की दिशा बदलती रहती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत रहता है। दोस्तों, जब पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करता है तो कई सारे धुलकन होता है, कहीं गर्म हवा, कहीं ठंडी हवा, तो इस प्रकार उसका लगातार अपवर्तन होते रहता है, लगातार अपवर्तन होते रहता है, और फाइनली हमारे आंखों तक दोस्तों टिमटिमाता हुआ वो प्रतीत होता है। तो मेन कारण याद रखना, अपवर्तन होना। ठीक है, तारे का टिमटिमाना अपवर्तन होता है, मतलब अपवर्तन का कारण होता है। अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। बिल्कुल, अम्ल और क्षार दोस्तों एक दूसरे अभिक्रिया करेगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ही ना होगा। अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान रहे हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल प्रदान करते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। याद रखना, जैसे NaOH क्या हो गया? क्षार हो गया, और HCl क्या हो गया? अम्ल हो गया। दोनों एक दूसरे अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना दे रहा है? लवण, यानी कि NaCl, साधारण नमक। भैया यही तो है शुद्ध नमक। ठीक है, साधारण नमक NaCl और प्लस H2O जल का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है तो उसे वो क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण दीजिए तो देख लो। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के परमाणु की संख्या समान हो, मतलब इधर वाला और इधर वाला, जितना इधर हाइड्रोजन उतना इधर हाइड्रोजन, जितना इधर ऑक्सीजन उतना इधर भी ऑक्सीजन, मतलब दोनों तरफ के परमाणु की संख्या समान हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर से एक बार सुन लो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, इधर वाला अभिकारक होता है, इधर वाला उत्पाद होता है, याद रखना, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ का परमाणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। देख सकते हैं, 2H2 प्लस O2 है, ये गिब्स 2H2O बनाया। इधर 4 हाइड्रोजन है, 2H2 तो 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन हो गया, संतुलित हो गया। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? दोस्तों, आपको पता है कि लोहा जो है, आपको सीरीज बम बताए थे, कनाका, चनफे, पवक, मतलब जो आयरन दोस्तों होता है, लोहे का कील को जब कॉपर सल्फेट की विलयन हो जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यानी लोहे का कील यानी आयरन किस में डूबोता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में। अब देखो, जो आयरन जो है, आप लोग रिएक्टिविटी से याद कीजिए, पहले होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर Pb, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर। मतलब कॉपर इससे नीचे है, आयरन से बहुत नीचे है, तो आयरन क्या करेगा? इसको मार के हटा देगा और SO4 ले लेगा, तो क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट बना लेता है। इसलिए दोस्तों कॉपर उसका रंग बदल जाता है। तो लिखिए, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोया जाता है तो आयरन क्या करता है? कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए दोस्तों विलयन का रंग भी बदल जाता है, क्योंकि अब क्या बना लेता है? आयरन सल्फेट बना लेता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देख लो। जीवित रहने के लिए हमें क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही है भाई, जीवित रहोगे तो ऊर्जा की तो आवश्यकता होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो जीवित कहाँ से रहोगे? यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से प्राप्त होता है। जो हम लोग भोजन खाते हो ना, अच्छा बहुत ही खाना, उस भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और पाचन जब होता है दोस्तों, जब खाना पचता है तो क्या होता है? खाद्य पदार्थ छोटे टुकड़ों में टूटता है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। समझ गए हैं? हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। भोजन करते हैं तो उसके बाद उसका पाचन होता है। पाचन होता है तो क्या होता है? भोज्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और भोज्य पदार्थ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। ये सब किसमें होता है? चावल में, आलू में, ब्रेड में, सब में होता है। ठीक है, और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ही ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्माक्षेपी मतलब क्या? जिसमें हमें ऊर्जा मिलती है, तो बिल्कुल वो श्वसन ले रहा है तो वो ग्लूकोज के साथ मिल रहा है और हमें ऊर्जा दे रहा है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ इस समीकरण दिखाया गया, देख लेना कि ग्लूकोज कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा दे रहा है।
लोहे की वस्तु हम क्यों पेंट करते हैं, तो सभी जानते हैं जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। समजातीय श्रेणी क्या, उदाहरण के साथ समझाइए दोस्तों। समजातीय श्रेणी मतलब जिसका क्या होता है, प्रकारात्मक समूह सेम होता है, ठीक है। जैसे ये जितने भी देखो, ये क्या मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, सब में अल्कोहल ग्रुप ही है। मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका प्रकारात्मक समूह एक ही होता है, समान होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों समजातीय श्रेणी। मतलब एक ही जाति का होता है। देखो ये सारा अल्कोहल जाति है, सारा एल्कीन जाति हो गया वो भी समजातीय हो गया, सारा एल्काइन जाति हो गया तो भी अपना समजातीय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, थर्मिट अभिक्रिया क्या है, सहित समीकरण सहित व्याख्या करें। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों। थर्मिट अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, देख लो। थर्मिट नाम से यार, थर्म मतलब गर्म ना, तो कुछ विस्थापन अभिक्रिया बहुत अधिक उष्मा छिपी होती है, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देता है, बहुत ज्यादा हीट निकाल देता है। इनसे उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु एक गलित अवस्था में प्राप्त होती है। दोस्तों कई दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया होती है ना, इतना ज्यादा ऊर्जा देती है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इतनी उष्मा प्रदान कर देती है कि जो धातु से प्राप्त होता है वो गला हुआ अवस्था में प्राप्त होता है, इतना ज्यादा हीट रहता है उसमें। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देख लो Fe2O3 एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, FeO बना रहा है और Al2O3 बना रहा है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, उष्मा प्लस उष्मा भी दे रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा देता है। इसका उपयोग पटरी एवं मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग क्या, पटरी और मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, मतलब गला करके, ठीक है। जो भी धातु इसको गला करके उसको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन की इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कार्बन का मित्रता, मतलब कार्बन इतने अधिक यौगिक बना लेता है, क्यों बनाता है, ठीक है। तो देखो क्या है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जिसके कारण वो 4 अन्य तत्वों से जुड़कर आसानी से बंध बना सकते हैं। आप लोग जानते हैं कार्बन के बाहर में दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिसके कारण वो 4 अलग अलग तत्वों से मिलकर के क्या आबंध बना सकता है, 4 अलग अलग तत्वों से मिलकर के वो रिएक्शन कर सकता है, जुड़कर आसानी से आबंध बना सकती है। और कार्बन के इसी गुण के कारण कार्बन में इतने अधिक यौगिक होते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कर बहुत आसान है, देखो क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों एल्केन को बोलता है, बिल्कुल सही बात, आप लोग कई बार हम बोल चुके हैं। इसमें एकल बंध होता है, ये भी हम आप लोग को बताएं कि संतृप्त में क्या होता है, एक बंध होता है, इसका नाम एल्केन होता है। यह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है और बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है। जबकि असंतृप्त में क्या होता है, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों। इसके दोस्तों हाइड्रोकार्बन उसको एल्कीन या एल्काइन बोलेंगे, ठीक है। इसको असंतृप्त जो होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन या एल्काइन बोला जाता है। इसमें द्विबंध या त्रिबंध होता है और यह दोस्तों क्या बोलते हैं, संतृप्त के मुकाबले अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर बताइए। काफी फेमस वाला दोस्तों, देख लीजिए साबुन और अपमार्जक 3 अंतर क्या है। साबुन का पहले देख लो, ये प्राय वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, क्या बोल रहा है, ये प्राय वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। जबकि ये देखो, ये एल्कीन बेंजीन, ये एल्कीन, यह एल्कीन होगा, एल्कीन बेंजिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होता है। ये एल्कीन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते हैं। आप लोग देखेंगे साबुन जो कठोर जल में नहीं जलता है, लेकिन जो अपमार्जक होता है ना, वो कठोर जल में भी सब कपड़े साफ कर देता है, समझ रहे हो। इसका जल या विलयन क्षारीय होता है, जबकि पीएच मान इसका क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। और इसका जल या विलयन उदासीन होता है, इसलिए पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, समझ गए। जो साबुन होता है कठोर जल में कपड़े साफ नहीं कर सकता, अपमार्जक कठोर जल में कपड़े साफ कर सकता है। इसका जो पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कठोर होता है जलीय विलयन इसका, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 ही होता है। केरोसिन को सोडियम तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो देख लो सोडियम बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मतलब इतना अभिक्रियाशील है, सोच लो ना भाई कि जैसे हवा में निकालोगे ना, जैसे वातावरण में निकालोगे तुरंत आग पकड़ लेगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आने ही, हवा के संपर्क में आने पर ही। तो इसलिए दोस्तों क्या, इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। पादप हार्मोन क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। पादप हार्मोन पौधों की लगभग सभी क्रियाओं जैसे वृद्धि, सुन लो पादप हार्मोन क्या है दोस्तों, जो पादप में हार्मोन होता है। पादप हार्मोन पौधे की लगभग सभी क्रियाओं जैसे वृद्धि हो गया, विकास हो गया, फल आना हो गया, फलों का पकना आदि को नियंत्रित करता है, समझ रहे हो। किस में फूल आएगा, किस में फल आएगा, कौन ज्यादा बढ़ेगा, ये सारे कौन नियंत्रित करता है, पादप हार्मोन ही नहीं तो नियंत्रित करता है। पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक अम्ल हो गया। मेनली इसका काम क्या होता है दोस्तों, पौधों को नियंत्रित करना, किसका वृद्धि, विकास, फूल फल आना, सारी चीज कौन देखता है, ये पादप हार्मोन ही देखता है। सबके लिए अलग अलग हार्मोन होता है। उत्तम ईंधन के गुण, उत्तम ईंधन मतलब जो बहुत अच्छा होगा, ईंधन में अजैविक पदार्थों की मात्रा कम होगी, मतलब अच्छा से जल जाएगा, ईंधन के पश्चात विषैले गैस पदार्थ नहीं छोड़ेगा,
ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त तथा सुलभ होगा, ईंधन सस्ता होना चाहिए और ईंधन का आसानी से भंडारण का भी व्यवस्था होना चाहिए, आसानी भंडारण तथा परिवहन होता है। ठीक है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? तो देखो, उत्कृष्ट गैसों के गुणधर्म किसी अन्य समूह तत्वों से मेल नहीं खाते। उत्कृष्ट को अलग क्यों रखा गया? क्यों? किसी से मिलते ही नहीं था भाई, मिलता ही जुलता ही नहीं था किससे, मतलब उसका मेल ही नहीं खाता किससे। तो उत्कृष्ट गैसों के गुणधर्म किसी अन्य गैसों के अन्य तत्वों के समूह से वो समान नहीं था। ये अन्य तत्वों के से या ये अन्य तत्वों से अभिक्रिया भी नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है। मतलब अलग से तो तत्वों से अलग है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, वो अपने ही मस्त रहता है। ठीक है, अन्य समूह से उसका गुणधर्म अलग होता है। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? दोस्तों देख लो, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय यहाँ पर वायवीय लिखना, ये वाला अवायवीय नहीं हुआ, यहाँ वायवीय होगा। ठीक है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, चलो सही है। जैसे वायवीय श्वसन एक तरफ लिखना, एक तरफ अवायवीय लिखना। ठीक है, एक नंबर करके देखना। तो मैं एक ही साथ लिख दिया हूँ। देखो, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। जो वायवीय श्वसन होता है वो उसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन में दोस्तों ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल होते हैं। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जबकि अंतिम उत्पाद अवायवीय श्वसन में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल होते हैं। इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसमें? वायवीय में, जबकि अवायवीय में काफी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ज्यादातर पौधे तथा जंतुओं में। ठीक है, वायवीय श्वसन जो होता है ज्यादातर उच्च प्राणी के जीवों में पाया जाता है, जैसे पौधे हो गया, जंतु हो गया, और ये निम्न प्राणियों के जीवों में दोस्तों अवायवीय श्वसन पाया जाता है। समझ गए हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ये हमको पहले ही बताया आप लोगों को, उसे उपचयन बोलेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जब उपचयन के लिए देखो ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो CO बन जा रहा है, अपचयन के लिए ऑक्सीजन से हट जा रहा है और यहाँ पर CO बन जा रहा है ना, तो ये चीज हो रहा है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अब मैं क्या करूँ, नीला दिखाई देता? आप लोग बोलोगे अरे नहीं भाई, आंसर देखो क्या है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हवा में मौजूद महीन कण नीले रंग को लाल रंग की तुलना में अधिक मजबूती से बिखरते हैं। सबसे अधिक बिखरा हुआ नीला रंग हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ठीक है, क्या करता है? नीले रंग को पूरा बिखेर देता है। वायुमंडल से गुजरता है ना दोस्तों, तो हवा में मौजूद जो महीन कण होता है नीले रंग के लाल की तुलना में अधिक मजबूती से बिखरते हैं। ठीक है, सबसे अधिक बिखरा हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है अथवा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोस्तों नीला का तरंगदैर्घ्य कम होता है, उसको आसानी से बिखेर देता है, तो इसकी वजह से नीला नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का सब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यही दोस्तों आप लोग अंतिम वीडियो आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा चुके हैं। सब्जेक्टिव में लगभग सारा चीज कंप्लीट करवा चुके हैं। जितना मैंने लिखा है दोस्तों, जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ लो, बहुत है, काफ़ी है। ठीक है, और मैक्सिमम दोस्तों मैंने प्रयास कराया है जितना हो सके। फिर भी दोस्तों अगर कुछ कम रह जाता तो मैं आप सभी से फिर भी क्षमा चाहता हूं, लेकिन काफ़ी मेरी तरफ से प्रयास किया गया और बहुत चीज़ का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया हूँ। सब्जेक्टिव लगभग कंप्लीट करा चुका हूँ। बस एग्जाम दीजिए और फोड़ गए। जितना पढ़े उसमें धमाकेदार रहो, उसमें ताकत रखो। ठीक है, उसमें विश्वास रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं दोस्तों बिना पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं। आप लोग मेहनत किए हो, रात रात भर जग के पढ़े हो, तो फिर डर किस बात का। ठीक है, आराम से एग्जाम दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ है, और भगवान करे दोस्तों आप सभी एग्जाम बहुत बढ़े जाए। भगवान मैं से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सभी एग्जाम बहुत धाकर जाएगा। ठीक है, चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, कितना ही। फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।